हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हो। आप ऑलरेडी हमारी सीरीज़ को फॉलो अप कर रहे हो। तैयारी कैसी चल रही है आपकी सीजीएल की, मुझे ज़रूर बताना। तो आपको पता ही है, इस वीक हमने पिकअप किया था कि हम प्रीवियस ईयर सीजीएल के जो पेपर्स थे, एसएससी ने जो भी क्वेश्चंस पूछे थे इंग्लिश पोर्शन में, उसको कर लेते हैं। तो आज उस ऑर्डर में मेरे पास मार्च का है, ये 4 मार्च का है 2020 में जो पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। तो देखते हैं आज के सेशन में कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, कितने टफ थे, कितने लो थे। सब कुछ होगा आज के वीडियो में। और आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें आपको क्या करना है, आंसर साथ साथ मुझे देने हैं। नेसेसरी आपके लिए ऑब्लिगेशन है आप पर कि ट्राई करिए कि आप खुद से भी आंसर्स देने का ट्राई करें। आपको पता चले कि कितने आपके करेक्ट आ रहे हैं, कितने रॉन्ग आ रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो ये सब कुछ करिए। मैं चैट्स में जब ये वीडियो एयर होगी तो मैं आपके आंसर्स देखूंगा, क्या क्या आंसर कर रहे हैं आप, और मैं आपको रिस्पॉन्ड भी करूँगा वहाँ पर। अपने डाउट्स भी आप पोस्ट कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल रहा होगा, उसमें ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो हमसे। वहाँ पे हम डेली क्विज़ेस को भी होस्ट करते हैं, तो आप जो भी आपको डाउट हो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह में मिल जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज का सेशन। तो थ्रू दिस वीडियो अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। एज यू गाइस नो, आई एम विकास, लाइव हियर विद यूसी लाइव यूट्यूब चैनल। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस, देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो ओहो, देखो सबसे पहले एसएससी ने क्या पूछा है। सबसे पहले ही एंटोनिम और वर्ड कितना सिंपल दिया आपको, लिबर्टी। लिबर्टी का मीनिंग आपको पता होगा, बहुत सिंपल सा है। लिबर्टी, फ्रीडम, क्या होता है इसका मीनिंग, आज़ादी होता है ना। तो आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंस इसका सिनोनिम है, डिलीवरेंस, कन्वीनियंस, डिपेंडेंस। आप बताइए क्या होगा। इंडिपेंडेंस का अपोजिट क्या होता है, डिपेंडेंस। और करेक्ट आंसर भी क्या है, फोर्थ। लिबर्टी का अपोजिट क्या होता है, वैसे अगर देखा जाए तो स्लेवरी होता है। लिबर्टी, फ्रीडम, स्लेवरी तो मतलब बंधक बनाया हुआ आपको। तो लिबर्टी अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंस है तो अपोजिट क्या होगा, डिपेंडेंस या स्लेवरी। याद रखना, स्लेवरी भी आ सकता है, वो भी करेक्ट होगा। बाकी बात है डिलीवरेंस की। डिलीवरेंस क्या होता है, डिलीवरेंस होता है जो चीज़ आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। डिलीवरेंस का मतलब किसी को कोई काम, जैसे सपोज कर आपने किसी से प्रॉमिस किया, आप उस प्रॉमिस को फुलफिल करोगे ना, तो वो क्या, वो आपकी डिलीवरेंस है। आपकी मतलब किसी काम को करने की कैपेबिलिटी है कि आप उस काम को पूरा करते हो, अपने प्रॉमिस को निभाते हो, वो आपकी डिलीवरेंस है। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस तो क्या होता है, कन्वीनियंस आपको पता ही चल गया। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस स्टोर भी होते हैं। कन्वीनियंस क्या होता है, जो आपके सपोर्ट में है ना, जो आपकी हेल्प कर रहा है, जो आपके लिए कन्वीनियंट है, इजी टू यूज है, वो सभी क्या होगा सॉरी, कन्वीनियंट। जो आपके बेनिफिट में है, कन्वीनियंट है, आप इजी टू यूज है, वो कन्वीनियंस होगा आपके लिए। और कन्वीनियंस का बहुत सारा सामान है। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल ही लगा लो, मोबाइल फोन्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें आपका काम इजी करें वो कन्वीनियंस ही तो आपके लिए इजी है ना। तो यहाँ पर लिबर्टी का एंटोनियम डिपेंडेंसी था। आई होप आप सभी का ये करेक्ट, और आप देखते ही इसका आंसर देख चुके थे। तो लेट्स अज्यूम 5 सेकेंड्स आपने इसमें इन्वेस्ट किए होंगे और ये आपका करेक्ट होगा, तो 2 मार्क्स यहाँ पे दे दो खुद को अगर आपने आपका करेक्ट आया। चलो आगे देखिए, कमेंट्स में मुझे बताना सेकंड का आंसर क्या होगा। तो सेकंड में इस पेपर के अंदर आप गेस कर पा रहे हो, तो एसएससी ने डायरेक्टली वकाब पे फोकस रखा है। तो देखो आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्या है, वकाब से आया है, ईडीएम है, बैक टू द स्क्वायर वन। आपको यहाँ पर बताना है इसका मीनिंग क्या होगा। तो मूव अहेड, ड्रॉ ए स्क्वायर, निगलेक्ट समथिंग, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। सबसे बात, पहले बात आई बैक टू द स्क्वायर वन। बैक टू द स्क्वायर वन है मतलब आप रिटर्न हो रहे हो, रिटर्न हो रहे तो आगे तो जा नहीं रहे, और स्क्वायर तो आप बना नहीं रहे। खत्म हो गई बात, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब बात आई, मैंने आपको यहाँ पर हिंट दे दिया कि हम क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कम। कम का मतलब आना, गो का मतलब जाना। तो अगर मैं जाऊँ तो मैं फर्स्ट ऑप्शन देखता हूँ। अब देखो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। बैक टू द स्क्वायर वन का मतलब क्या होता है, जब आप सारी जगह घूम कर वापिस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाए, तो बैक टू द स्क्वायर वन। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, एग्जाम्पल ले लो, आप एक स्क्वायर में मूव किए और घूम कर आप वापस कहाँ पे आ गए, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो कम टू द ओरिजिनल पॉइंट या कम टू द इनिशियल पॉइंट ही इसका मीनिंग होगा बैक टू द स्क्वायर वन का। और इसका करेक्ट आंसर भी क्या बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन। काफी सिंपल था। निगलेक्ट समथिंग, किसी चीज को भूलना या मतलब रिजेक्ट करना, मतलब निगलेक्ट मतलब छोड़, इग्नोर कर देना, वो चीज़ तो वैसे भी नहीं है। बहुत सिंपल से थे पहले दोनों, इनका मीनिंग तो आपको पता ही होगा। कमेंट से बता दो ये वाला आपका करेक्ट था। तो देखा जाए तो पहले दो में आपके 10 सेकंड्स इन्वेस्ट होने चाहिए, इससे 1 सेकंड भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल थे, आप इनको ईजिली कर पाए होंगे। आगे देखिए मेरे पास थर्ड में क्या है, मतलब एसएससी ने क्या पूछा। तो क्या है यहाँ पर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू सब्सिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन वर्ड्स जो है इनको सब्सिट्यूट करवाना है। अगर कोई सब्सिट्यूशन नहीं लगती ना वहाँ पर, मतलब उस सेंटेंस को आप इंप्रूव नहीं कर पाते, तो वहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट आएगा।
तो सबसे पहले सेंटेंस देखते गए, टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री नीड्स अ ग्रेट स्ट्रांगनेस, अ ग्रेट स्ट्रांगनेस। तो बात बताइए, अब स्ट्रांगनेस आपने कब कभी कभी कुछ सोचे सुना है? स्ट्रांगनेस कोई वर्ड सुना है आपने? जो स्ट्रांग है ना, वो कहाँ से निकला है? वो निकला है स्ट्रेंथ से, आपकी हिम्मत से। स्ट्रेंथ होती है हिम्मत, स्ट्रांग होता है पर्सन। स्ट्रेंथ नाउन है, स्ट्रांग एडजेक्टिव है। पहली बात, स्ट्रांगनेस कोई नाउन तो बनेगा नहीं। यहाँ पर मुझे इतना तो हिंट मिल गया कि यहाँ पर मुझे चूज तो करना है एक नाउन। अब देखा जाए, स्ट्रांगनेस तो है नहीं, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन तो वापस नहीं होगा, द ग्रेटेस्ट स्ट्रांगनेस। तो वैसे भी क्योंकि स्ट्रांगनेस कोई वर्ड ही नहीं होता, तो इतना तो पता चल गया कि नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा और ग्रेट स्ट्रांगनेस भी नहीं होगा। बची बात अब टू ऑप्शंस में, और अभी अभी मैंने आपको बता भी दिया कि स्ट्रांगनेस के लिए जो नाउन है वो तो है स्ट्रेंथ। बट अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, स्ट्रेंथ की प्लेस पर मैं करेज भी यूज कर सकता हूँ, है ना, बहादुरी भी तो हो सकती है। तो अब देखो क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। देखो, इस सेंटेंस पे ध्यान दो, इस करेक्शन पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो अ लॉट्स ऑफ। अब ना यहाँ पर टू केसेस बनते हैं, एक बनता है ए लॉट ऑफ और एक बनता है लॉट्स ऑफ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे देखो, अ लॉट ऑफ शुगर, जैसे माई टी हैड अ लॉट ऑफ शुगर इन इट, मतलब वो बहुत ज़्यादा मीठी थी। लॉट्स ऑफ शुगर, अब सपोज करो ही टेक्स या ही कंज्यूम्स, ही कंज्यूम्स लॉट्स ऑफ शुगर, मतलब बहुत ज़्यादा शुगर लेता है वो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब भी तुम अ की बात करते हो ना, तो इसके बाद जो केस बनेगा ना वो सिंगुलर सेंस में आएगा। और यहाँ अगर आपको गिवन गया अलॉट्स दे रखा है, अलॉट्स कुछ होता ही नहीं, या तो अलॉट होगा या खाली लॉट्स होगा, दोनों में से दोनों को मिक्स करके तो कुछ नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ग्रेट करेज। तो पहली बात, एक और यहाँ पर हिंट आपको और भी मिल रहा था, वो क्या था? अंडरलाइन अगर ध्यान से देखोगे तो ग्रेट स्ट्रांगनेस पे है, अ पहले से ही है और यहाँ पर एक और अ है, दो अ एक साथ नहीं आएंगे। ये तो गट्टी कर दो, करेक्ट आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन, और वही इसका करेक्ट आंसर भी है, ग्रेट करेज। बैटल फील्ड पर एक कंट्री के लिए लड़ने, मतलब अपनी कंट्री के लिए लड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, बहादुरी चाहिए। तो करेक्ट आंसर भी क्या बनेगा? अ ग्रेट करेज। और वहाँ पर ऑलरेडी था, तो यहाँ पर क्या आएगा? खाली ग्रेट करेज। बहुत सिंपल सा था। चलिए आगे देखिए, हमारे पास नेक्स्ट में क्या है, बहुत सिंपल थे पहले तीन, और इसमें मैं सोचता हूँ कि आपने इनको 60 सेकेंड्स के अंदर अंदर तीनों कर लिए होंगे, हालांकि आपको यहाँ पे सोचने में ज़्यादा टाइम लगा होगा। तो ये लगाइए, फर्स्ट थ्री क्वेश्चन में हमने 1 मिनट इन्वेस्ट कर लिया। चलिए आगे देखिए, हमारे पास नेक्स्ट में क्या, एक्टिव फॉर्म लिखनी है, ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है। वॉज रिटर्न आपको दे रखा है, मैंने आपको भी पिछले सेशन में भी बताया था कि जब आपके पास सेकेंड फॉर्म होती है तो उसकी प्लेस पर आप क्या यूज़ करते हो? वॉज वर और थर्ड फॉर्म, है ना। दैट मीन्स जो मेरा इसकी एक्टिव वॉइस बनेगी ना, वो बनेगी सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट की बनेगी तो सब्जेक्ट होगा, सेकेंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। पैटर्न मेरा ये होगा, आप देखते हैं। सेंटेंस है, दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन बाय माया। इंटरचेंज करो, माया स्टार्टिंग में, दिस ब्यूटीफुल लास्ट में, दिस ब्यूटीफुल स्टोरी लास्ट में। तो माया स्टार्टिंग में है, दिस ब्यूटीफुल स्टोरी लास्ट में है, यहाँ पर भी सेम है, इधर भी सेम है और इधर भी सेम है। बट मुझे चाहिए क्या? वॉज रिटन की प्लेस पर क्या चाहिए? सेकेंड फॉर्म। राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? रोट। चलो देखो रोट कहाँ है, इसी में है, करेक्ट आंसर भी यही है। देखो, माया रोट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन बाय माया, दोनों की पैसिव वॉइसेस खत्म होगी बात। क्योंकि यहाँ पर वॉज था, इज वाला सेंस नहीं है। वॉज के साथ राइटिंग, अगर यहाँ पर बीइंग होता तो मैं सोचता, पर यहाँ पर बात तो ये थी कि माला ने ही, सॉरी माया ने ही ये ब्यूटीफुल स्टोरी लिखी है, मतलब लिखी थी। तो उस केस में वो लिख चुकी है ना, एक्शन कंप्लीट है, तो कॉन्टिन्यूस में तो जाऊंगा ही नहीं, फोर्थ भी नहीं आएगा। डेली वो स्टोरी लिखती नहीं है, सेकंड भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? थर्ड ऑप्शन, और वही करेक्ट भी था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना था। इस पे भी टारगेट लेते हैं, 20 सेकेंड्स में खत्म था ये सेंटेंस, 20 सेकेंड्स ज़्यादा है, हालांकि ये 10 सेकेंड्स के अंदर हो जाना चाहिए। चलिए आगे देखें, हमारे पास फिफ्थ में गए। आपको इसे बताना है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या है? टारमरेंट, ट्रेजर, ट्रूथफुल या टर्मोइल? बताइए क्या होगा? बहुत सिंपल सा, मुझे आंसर में बताओ। टारमरेंट आपको पता है इमली को कहते हैं, ट्रेजर, ट्रेजर तो खजाना होता है ना। ट्रूथफुल और टर्मोइल, बताइए क्या होगा? ट्रूथफुल, जो कोई पर्सन सच्चा है। टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब क्या होता है? जो अंदर ही अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही होती है।
मतलब कोई डिस्प्यूट होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, एक्चुअली इसको डिस्प्यूट बोलो, टर्मोइल होता है डिस्प्यूट, आपसी लड़ाई जो होती है अंदर से, डिस्प्यूट, असहमति। तो टर्मोइल के स्पेलिंग करेक्ट है, ट्रूथफुल के स्पेलिंग करेक्ट है, टार्मरेंट के स्पेलिंग करेक्ट है, ट्रेजर के स्पेलिंग रॉन्ग है। आपको वही बताना था करेक्ट क्या होंगे, ट्रेजर, TREASURE, ट्रेजर, समझे? तो ये आपके पास करेक्ट स्पेलिंग थे। चलिए आगे देखिए, हमारे पास नेक्स्ट में क्या अगेन रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्पिटेंस, क्रोनोलॉजी, तीनों करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, कॉन्जुमेशन, है ना? चलिए आगे चले, हमारे पास नेक्स्ट में क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है। इसमें आपको बताना है कि क्या होगा, इसमें क्या है, कुछ वर्ड्स रिलेटेड है। देखो, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, अ वाइज सेइंग सजेस्ट्स दैट एन, एन है यहाँ पर, एन पर ध्यान दो। एन के लिए आपको क्या चाहिए, एक वॉवल, है ना? आपको सेंटेंस से पहले एन दे रखा है, श्योरिटी है कि वहां पर क्या आएगा, एक वॉवल वर्ड आना चाहिए, मतलब वॉवल साउंड होनी चाहिए। सुपरफिशियल और रॉन्ग, बताइए क्या होगा, इनमें से क्या चूज करोगे? सुपरफिशियल हो नहीं सकता, रॉन्ग हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं, बचे अपोजिट और अप्रोप्रिएट। अब यहाँ पर अगर मैं इस सेइंग को उठाऊं, इस प्रोवर्ब को उठाऊं, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, कहने का मतलब टाइम पर लिया गया एक स्टिच, मतलब टाइम पर की हुई स्टिचिंग, मतलब टाइम पर लिया हुआ एक्शन फर्दर डिग्रेडेशन से आपको बचाता है, फर्दर आपको दिक्कतें आने से बचाता है। अब एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसा समझो, अगर आपके क्लोथ में या कोई भी आपकी जैसे शर्ट है, सपोज तो हल्का सा टीयर है, आप उसको उसी टाइम स्टिच कर लेते हो तो वो टीयर आगे और ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ना। अगर आप स्टिच नहीं करते तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, कहीं पर दोबारा मतलब वो अड़ गया तो और ज़्यादा फट जाएगा, जिससे क्या होगा, वो शर्ट पूरी ख़राब हो जाएगी ना। तो इस सेइंग का मीनिंग भी यही है कि टाइम पर लिया गया सही एक्शन जो होता है ना, वो क्या करता है, आपको फर्दर हार्म से बचाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट है अप्रोप्रिएट, ऑब्वियसली अप्रोप्रिएट, सही ना? अप्रोप्रिएट क्या होता है, सही। आगे देखोगे आप, अब इसमें आगे कहते हैं एन एक्शन टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई एन एयर रूल्स डैश द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एयर्स एंड द फ्यूचर डैश। अब वो कहते हैं कि अगर टाइम पर लिया गया एक्शन किसी एरर को क्या करना, रूल इन, रूल आउट, रूल फॉर, रूल एट, किसी चीज को ठीक करने के लिए, मतलब किसी गलत काम को ठीक करने के लिए लिया गया जो सही एक्शन होता है, वो आने वाले टाइम में उसी सेम मिस्टेक को दोबारा होने से बचाता है। तो क्या होगा, रूल इन, रूल आउट, क्या होगा बताओ, रूल एट या रूल फॉर? किसी चीज को रिमूव करना मतलब उसको क्या करना, रूल आउट। रूल आउट का मतलब सब चीजें चेक कर देना कि वो दोबारा मिस्टेक नहीं होगी, रूल आउट। द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एयर्स एंड फ्यूचर, क्या, फ्यूचर। अब बताइए, फैसिलिटीज, क्वालिटीज, एडवांटेजेस या डैमेजेस। देखो अगर मैं यहाँ पर एंड देखूँ तो जो सेंस पीछे वही सेंस आ गया, मतलब सेंस तो बन रही है नेगेटिव, सच एरर्स है ना, मिस्टेक्स की बात हो रही है, तो ऐसे एरर्स, ऐसी मिस्टेक्स या ऐसे फ्यूचर डैमेजेस इकट्ठे ना हो। फैसिलिटीज पॉजिटिव सेंस दे रहा नहीं होगा, क्वालिटीज पॉजिटिव सेंस दे रहा नहीं होगा, एडवांटेजेस पॉजिटिव सेंस दे रहा नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डैमेजेस, क्योंकि एंड से पहले भी नेगेटिव सेंस बन रही है और एंड के बाद भी क्या बनेगी, नेगेटिव सेंस ही तो बनेगी। तो एंड से पहले सच एरर्स था, एंड के बाद भी क्या होगा, उसी सेंस में, मतलब डैमेजेस। Wisdom therefore lies in correcting the errors as soon as it is invented, discovered, managed और proposed। आप बताइए कि विजडम मतलब समझ क्या कहती है, कि जब आपको एरर मिले या एरर इन्वेंट हो या एरर को मैनेज किया जाए या एरर को प्रपोज किया जाए। प्रपोज का मतलब किसी को दिखाया जाए, मतलब किसी को बताया जाए कि ऐसी चीज होनी चाहिए। प्रपोजल्स होते हैं ना, अपनी इंटेंशंस किसी को बताना, अपने आइडियाज किसी से शेयर करना। क्या हम अपने एरर्स को किसी के साथ शेयर करेंगे कि हाँ ऐसा एरर होना चाहिए? ये तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है। मैनेज, उनको मैनेज तो बात, मैनेज क्यों करेंगे, हम तो उनको इरेडिकेट करेंगे, खत्म करेंगे, तो मैनेज भी नहीं होगा। क्या हम एरर्स को इन्वेंट करते हैं? एरर्स को हम जानबूझ के इन्वेंट नहीं करते, वो तो बस कुछ मिस्टेक्स होती हैं हमारे में, मतलब हम गलती से जो मिस्टेक्स कर लेते होते हैं, मतलब जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं उनसे ही क्या बनती है, आगे एरर जनरेट होते हैं। तो इन्वेंटेड भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, डिस्कवर्ड। बहुत सिंपल सा था, है ना? आगे देखिए, देर इज नो पॉइंट इन अलाउिंग द डैश टू ग्रो एंड देन टेक हेस्टी एक्शन टू सेट थिंग्स राइट।
मतलब देयर इज नो पॉइंट इन अलाउइंग द डैश टू ग्रो। तो इस चीज का कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं बनता कि हम उस चीज को बड़ा होने दें और बाद में जल्दबाजी में उसको ठीक करें। किस चीज को? पैरोडी को, रेमेडी को, मेलेडी को, या मेलेडी को? बताइए क्या होगा। देखिए पैरोडी क्या होता है? पैरोडी होता है एक फनी रिमार्क। पैरोडी मूवीज होती है ना, क्या होता है एक एक्चुअल मूवी की कॉपी बना लेते हैं जिसमें ना सारी मजाकिया तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। पैरोडी होता है किसी का मजाक बनाना। रेमेडी तो करेक्शंस है, क्या हम करेक्शंस को बढ़िया होने देंगे? रेमेडी तो हम किसी को करेक्शन देते हैं ना। रेमेडी तो किसी चीज का क्योर होता है। कि तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि क्योर ज्यादा हो? ऑब्वियसली हम चाहेंगे, तो रेमेडी का तो केस ही नहीं है, पैरोडी रेमेडी नहीं होगा। मेलोडी क्या होता है? मेलोडी होता है स्वीट साउंड, जो साउंड आपको पसंद है। तो क्या आप उसको सुनना ही चाहोगे? ऑब्वियसली सुनना चाहोगे। यहाँ पर मीनिंग है कि आप किस चीज को ग्रो नहीं करना चाहते, एयर्स को ग्रो नहीं करना चाहते। और एयर्स के लिए जो सिनोनिम बनता है ना वो मेलेडी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? मेलेडी। मतलब हम ट्रेजेडी को या अपनी मिस्टेक्स को इतना बड़ा ना होने दें कि बाद में हमें जल्दबाजी में आंसर लेना पड़े। और सिंपल सा था। आई होप अगर आपको इसका मीनिंग ना भी पता होता आप ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते थे। और आपको इतना तो पता था कि यहाँ पर नेगेटिव सेंस ही है ना, क्योंकि बोला गया है देर इज नो पॉइंट इन अलाउिंग द डैश टू ग्रो। मतलब मिस्टेक्स को बड़ा होने देना पॉइंट की बात नहीं है, गलत बात है। तो इसमें क्या है? ये तो रॉन्ग है। ऑब्वियसली नेगेटिव सेंस बनेगी, मेलेडी होगा नहीं, रेमेडी होगा नहीं, पैरोडी तो मजाक होगा, वो भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आप क्या देखते हैं? फोर्थ देखते हैं। बहुत सिंपल सा था, है ना। चलिए आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट में क्या है। 12th में आपको बताना है वन वर्ड जो इनके लगेगा। एन ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। ऑर्डर्स को ओबे करने से मना करना क्या होगा? कंप्लायंस, एडियरेंस, ओबीडियंस या डिफायंस? आप मना कर रहे हो। कंप्लायंस किसी से अग्री करना, एडियरेंस सपोर्ट शो करना। एडियर का मतलब क्या होता है? किसी को अपना सपोर्ट देना, ये सपोर्ट है। ये कंप्लायंस ये भी एक सेंस में सपोर्ट ही है। ओबीडियंस का मतलब क्या है? किसी को फॉलो करना। तो ये तीनों तो पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। बात हो रही है नेगेटिव की, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डिफायंस। किसी को डिफाई करना मतलब उसको मना कर देना, जो वो ऑर्डर आपको दे रहा है उसके ऑर्डर को डायरेक्टली मना करना। इसके लिए आप रिब्यूक भी कह सकते हो, कंप्लीटली डिनाई कर देना उसके कहने को मानने के लिए। तो डिफायंस इसका करेक्ट आंसर होगा। कंप्लायंस, एडियरेंस और ओबीडियंस तीनों के तीनों सिनोनिम्स थे, वो नहीं आएंगे। डिफायंस ही इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चले, बहुत सिंपल सिंपल है हमारे पास, ये तो इजीली हो जाएगा। देखिए 13th एंटोनिम बताने। ब्रॉड का ज़्यादा सोचने की भी नीड नहीं है। ब्रॉड होता है काफ़ी फैला हुआ। तो वाइड इसका सिनोनिम है, लार्ज इसका सिनोनिम है। लॉन्ग एक सेंस में लंबा होता है, सिनोनिम वैसे होगा नहीं, तक कह सकते हैं। ब्रॉड होता है चौड़ा, लॉन्ग होता है लंबा। बट यहाँ पर उसकी सेंस ही नहीं है, दोनों तो ऐसी कोई सेंस नहीं दे रहे। जो आपको एंटोनिम चाहिए तो वो क्या होगा? नैरो मतलब छोटा, सिकुड़ा हुआ, श्रंक। और आपको यही ढूंढना था ब्रॉड का अपोजिट क्या होगा? नैरो। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी और इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट था। चलिए आगे 14th में देखें हमारे पास क्या है। 14th इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। अगेन इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको बताना है। किस में? द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस। द बॉय विच स्टोल द मनी कॉट बाय द पुलिस, आपको बताना है मिस्टेक का है। बाय द पुलिस, स्टोल द मनी, द बॉय विच वॉज कॉट। बताइए क्या होगा? पहली बात मैं अगर आपसे पूछूं ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है? ऑब्वियसली आप क्या कहेंगे? वॉज कॉट है सर, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ना। अब बात आई यहाँ पर मिस्टेक ढूंढनी है। देखो वॉज कॉट करेक्ट है, स्टोल द मनी पैसे को चुराया करेक्ट है, बाय द पुलिस करेक्ट है। बात कहाँ पर अटकती है? द बॉय विच पर। अब यहाँ पर ये चीज समझना, हु, विच, ये क्या होते हैं? ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। इसमें आपको क्या बोला है? हु जो होता है ना ये किसके साथ लगता है? ये लगता है जब आपके पास एक लिविंग थिंग हो। ये रिलेटिव क्लॉज में भी लग जाते हैं। यहाँ पर प्रोनाउन का काम नहीं, वो क्लॉज का काम कर रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, ये रिलेटिव क्लॉज में भी लगते हैं। तो देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पर। हु लगता है लिविंग थिंग के लिए, विच लगता है नॉन लिविंग, या किन के लिए? एनिमल्स के लिए।
यहाँ पर हम बता रहे हैं ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। कौन सा बॉय? वो बॉय जिसने मनी को चोरी किया था। बॉय लिविंग है तो वहां पर हु नहीं आएगा, क्या आएगा, सॉरी विच नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा, विच की प्लेस पर हु। तो मिस्टेक कौन से पार्ट में है? थर्ड पार्ट में मिस्टेक थी और वही इसका करेक्ट आंसर भी बनेगा। और करेक्शन मैंने आपको बता दी, मिस्टेक की प्लेस पर आपने क्या लगाना था, हु। तो आई होप आपको ये बात क्लियर थी, कोई ज़्यादा डाउट नहीं है आपको इसमें, बहुत सिंपल सा था। चलो आगे देखिए 15th में क्या हमारे पास। गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द करेक्ट वन। 4 जंबल सेंटेंसेस। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से करना, ये जो सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं ना, ये नरेशंस की फॉर्म में है, तो इसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है। चलो टर्न बाय टर्न सेंटेंस को रीड करते हैं और देखते हैं क्या। वी आर गोइंग टू द मार्केट डिक्लेयर्ड रितु एंड गीतू। रितु और गीतू ने क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने क्या बताया कि हम मार्केट जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, द फादर आस्क्ड। फादर ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो। टेक योर अम्ब्रेला, इट इज गोइंग टू रेन। मदर ने कहा अम्ब्रेला ले लो, बारिश होने वाली है। यस डेफिनेटली वी विल, रिप्लाइड द टू। दोनों ने रिप्लाई किया कि हाँ ठीक है हम ले लेंगे। तब यहाँ पर बात आई किसकी, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो सी और डी हैं, ये दोनों कैसे हैं, ये तो लिंक्ड है। मतलब मदर पहले कहेगी कि अम्ब्रेला साथ ले लो, बारिश होने वाली है, आगे से वो रिप्लाई देंगे कि हाँ ठीक है हम ले लेंगे। मतलब सी और डी तो एक साथ आएंगे। चलो यहाँ पे चेक करते हैं सी और डी कहाँ पर एक साथ है। इसमें भी सी और डी एक साथ है, इसमें भी सी और डी एक साथ है, इन दोनों में नहीं है। अब आगे देखें। पहले पापा ने पूछा होगा ना कि तुम कहाँ जा रही हो, फिर उन्होंने रिप्लाई दिया होगा कि हम तो मार्केट जा रही हैं। उसके बाद उनकी मदर ने कहा होगा कि अपना अम्ब्रेला ले जाओ, बारिश होने वाली है, और फिर उन्होंने कहा होगा ठीक है हम ले जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, टू की बात हो रही है, इनसे पहले किसको आना चाहिए, ऋतु और गीतू को आना चाहिए, है ना। पहले हम बताएंगे ना कि वो 2 लोग, 2 गर्ल्स कौन सी है, उनका नेम क्या है, तभी हम उनके लिए 2 यूज करेंगे ना। तो ऑब्वियसली पहले कौन आएगा पहले आएगा बी, फिर उसके बाद आएगा ए, फिर उसके बाद अब बात आएगी सी की, और फिर कौन आएगा डी। तो क्या बनेगा बी ए सी डी, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन। ज़्यादा सोचने की बात नहीं थी, बहुत सिंपल सा था। आई होप आप इसको इजीली गेस कर पाए थे। अब आगे देखें 16th में क्या है हमारे पास। 16 इससे इजी वर्ड आपके पास होगा नहीं, सिनोनिम बताना है। प्रिवेंट, प्रिवेंट के लिए आप क्या यूज करोगे, अलाउ, कंस्ट्रक्ट, एवर्ट या प्रोवोक। बहुत सिंपल से अलाउ को देखें, अलाउ का मतलब होता है किसी को अलाउ करना, हम तो प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, नहीं होगा। प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है, कंस्ट्रक्ट का मतलब तो किसी चीज़ को कंटिन्यू करना या बनाना होता है, नहीं होगा। प्रोवोक, प्रोवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना, हम उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ काम करे, प्रोवोक, वो भी नहीं होगा, हम तो प्रिवेंट कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, एवर्ट। एवर्ट जो वर्ड है वो निकला एवर्जन से। एवर्जन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, किसी चीज़ से बचना। तो प्रिवेंट और एवर्जन दोनों, मतलब प्रिवेंशन और एवर्जन दोनों सिनोनिम्स है, इसलिए प्रिवेंट और एवर्ट भी सिनोनिम बनेंगे। करेक्ट आंसर इसका थर्ड ऑप्शन होगा। सिंपल सा वर्ड था, ज़्यादा टाइम इससे स्पेंड नहीं करना था। आगे चलेंगे, आप 17th में देखेंगे क्या है। 17th, गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द करेक्ट। एंड ये भी जंबल सेंटेंसेस का केस है। चलो देखें, शी, 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 तीनों प्रोनाउंस हैं, स्टार्टिंग में नहीं होंगे। सबसे पहले मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो डी ऑप्शन स्टार्टिंग में चाहिए। ज़्यादा सोचने की भी नीड नहीं है, करेक्ट आंसर इसका फोर्थ बनेगा। सेंटेंस भी नहीं पढ़ना पड़ा, तो देखो विद इन 2 सेकेंड्स बात खत्म हो गई सेंटेंस की। कैसे, अब देखो ध्यान से। इवेंचुअली शी ओवरकेम एडवर्सिटीज एंड अचीव्ड सक्सेस। इवेंचुअली का मतलब होता है अल्टीमेटली, अल्टीमेटली लास्ट में, मतलब अल्टीमेटली, सॉरी यहाँ पर एल आएगा, अल्टीमेटली, अल्टीमेटली शी गॉट सक्सेस, है ना। तो ये सेंटेंस तो कहीं ना कहीं लास्ट वाली सेंस है, मतलब या तो ये बिल्कुल लास्ट में होगा या सेकंड लास्ट में होगा। वैसे लास्ट में होगा तो ज़्यादा सेंस है। अब देख लो, लास्ट में अगर ए आ रहा है तो 2 ही ऑप्शन है जिनके लास्ट में ए है। अब सी से स्टार्टिंग हो सकती है, शी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंप्लीट है ग्रेजुएशन। शी है कौन, आपको ये चीज़ पता है कि हम प्रोनाउन से कभी भी स्टार्टिंग नहीं करते, उससे पहले नाउन होना चाहिए। कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने उस प्रोनाउन को एक नाउन सप्लाई किया होगा, तभी वो प्रोनाउन लगा होगा। तो पहले मुझे शी का बताने की, शी कौन है। शी जो है वो तो है रमा। रमा एक पुअर गर्ल है, रमा एक पुअर गर्ल है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। उसने क्या किया, उसने खुद को एंगेज कर, उसको सपोर्ट चाहिए था, उसने क्या किया, उसने खुद को एंगेज कर लिया अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम में। और उससे क्या हुआ,
उसको सारी उसकी जो एडवर्सिटीज थी, जो उसके मिसफॉर्च्यून्स थे, जो उसके दुख दर्द थे, वो सभी खत्म हो गए और अल्टीमेटली उसको क्या मिल गई, अल्टीमेटली उसको सक्सेस मिल गई। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, फोर्थ। ज़्यादा सोचने की नीड नहीं थी, इसको मैं विद इन 2 सेकेंड सिंपली कर सकता था, क्योंकि मुझे पता था बाकी के तीनों ऑप्शंस में सी है, वो स्टार्टिंग में नहीं आएगा। आगे चले आप देखो 18 इंच में क्या, रेवर। रेवर का मीनिंग क्या होता है, ये रेवरेंस से निकले। रेवरेंस आपको पता ही होगा क्या होगा, इसका मीनिंग आपको सिनोनिम बताना। कंडेम, रिपीट, एंजॉय या रिस्पेक्ट। रेवरेंस, रेवर जो है वो रेवरेंस से निकले, रेवरेंड भी होते हैं, ये चर्च में होते हैं, है ना। तो क्या होगा देखो, रेवरेंस का मीनिंग होता है किसी को ना अपनी रिस्पेक्ट देना, होमेज देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, फोर्थ। कंडेम, किसी को रिब्यूक करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। रिपीट करना कोई काम, एंजॉय करना तो होगा नहीं, तो ये तो है ही नहीं। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, रिस्पेक्ट, और वही इसका करेक्ट आंसर है। चलो आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट में क्या है, 19th। सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है बट आपको डायरेक्ट बताना है। देखो सबसे पहले क्या बोला गया, द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू शाउट। नॉट टू शाउट है, इसको पहले अगर चेंज करोगे तो क्या होना चाहिए, डू नॉट शाउट या डोंट शाउट। ये टू ही बनेंगे, है ना, तभी आप नॉट टू यूज करोगे ना, तो इन्वर्टेड कॉमर्स में तो होना चाहिए डोंट शाउट या नॉट टू शाउट। यू शुड नॉट शाउट नहीं होगा, सजेस्ट नहीं कर रहे, कमांड कर रहे हैं। यू मस्ट नॉट शाउट ये भी नहीं होगा, आपको चूज करना है इसका करेक्ट आंसर। आप देखो, सेड टू द स्टूडेंट तभी कमांडेड आएगा, सेज टू होता तो कमांड्स आता। प्रेजेंट तो है ही नहीं, पास्ट की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट शाउट। टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला शाउट मत करो, टीचर ने स्टूडेंट्स को ऑर्डर किया शाउट मत करो। सेज टू प्रेजेंट था, नहीं होगा क्योंकि वहां पर कमांडेड था, सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए। सेज प्रेजेंट था, ये वैसे ही कट गया। दूसरा हिंट मैंने नॉट टू से लिया, तो वहां पर डोंट आना चाहिए, डोंट शाउट या डो नॉट शाउट। उस केसेस में 2 ऑप्शंस थे, नैरो डाउन किया तो ये हो नहीं सकता, करेक्ट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। तो इसको भी मैं क्लियरली कर सकता था, ये सिर्फ 2 या 3 सेकेंड ज़्यादा कह रहा हूँ, चलो लगा लो 10 सेकेंड्स का केस है, 10 सेकेंड्स कह लेते हैं इसको। तो ये 10 सेकेंड्स का केस था आपके पास, इसको आप इजीली 10 सेकेंड्स में कर सकते थे, बहुत सिंपल सा था। चलो आगे देखिए हमारे पास अब 20th में गए। ईडीएम है, आपको बताना है डेड हीट का मीनिंग क्या, अ डेडली ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, अ स्ट्रॉन्ग हीट वेव, क्लोज कंटेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू वंस आइडिया। तो बताइए क्या होगा, डेड हीट। आपने ये सुना है ये फ्रेज, फील द हीट, आर यू फीलिंग द हीट। फीलिंग द हीट का मतलब क्या होता है, जब आपको ना एक टफ कंपटीशन मिल रहा हो, मतलब एक फियर्स राइवल है आपका, फियर्स कंपेटिटर है, वो आपको बहुत बराबर की टक्कर दे रहे हैं ना, तो वो फीलिंग द हीट वाली सेंस में होता है। एक फीलिंग द हीट तो आपको गर्मी लगेगी, बट अगर आप किसी कंपटीशन में हो, कोई आपको बोले आर यू फीलिंग द हीट, तो उसका मीनिंग है कि आपको कंपटीशन फील हो रहा है। अब डेड हीट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर तो कंपटीशन फील हो रहा है, यहाँ पर कंपटीशन कैसे है, डेड है, खत्म है, हीट खत्म है, मतलब जो कंपटीशन है उससे कोई आउटकम नहीं आएगी। दैट मीन्स एक ऐसा कॉन्टेस्ट जो किस में खत्म हो जाए, टाई में। मतलब राइवलरी तो इतनी ज़्यादा बड़ी, कंपटीशन इतना ज़्यादा हुआ, पर फिर भी जो आउटकम थी उसमें आपको कुछ नहीं मिला। मतलब जो आउटकम थी वो कैसी थी, टाई में ख़त्म हो गई, मतलब टाई हो गया उनमें, समझ गए। तो आपके पास ये केस था, चलिए आगे चले। सॉरी। ये वाला हम सिनोनिम एंटोनिम्स में कर चुके हैं, मुझे आंसर बताना। द ग्रूम स्टूड बिफोर द डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। जो ग्रूम था वो वेडिंग सेरेमनी में किसके सामने खड़ा हुआ, एटलस के, ऑल्टर के या एटिक के। बताइए क्या होगा, एटलस नहीं होगा, ऑल्टर, एटिक। एटिक क्या होता है, सेलर का अपोजिट है। सेलर होता है बेसमेंट में स्टोर रूम, एटिक होता है छत पर स्टोर रूम। तो एटिक में क्यों जाएगा, वो तो चर्च में खड़ा है। अब चर्च का केस है, मैंने आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बताया था, एक प्लेस जहाँ पर भगवान के लिए ऑफरिंग्स रखी जाती हैं चर्च के अंदर टिपिकली, उसको क्या कहते हैं, याद आया, ऑल्टर कहते हैं उसको, एयर वाला।
तो जो ग्रूम होगा ना, जो ब्राइड ग्रूम होगा, वो भी कहाँ खड़ा होगा? ऑल्टर के सामने खड़ा होगा। मतलब जहाँ पर चर्च में भगवान के लिए सामान रखा जाता है उसके सामने खड़ा होगा वो, और वेडिंग सेरेमनी के लिए आया हुआ था वहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? थर्ड ऑप्शन। इस ऑल्टर का मतलब चेंजेस होता है, वो तो वैसे ही नहीं होगा। तो बहुत सिंपल सा था। चलो आगे चले, 20 सेकेंड में देखें क्या है। तो इसमें भी अगेन आपके पास क्या है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का केस है। यहाँ पे आपको बताना है जो अंडरलाइंड है वो रिजेंबल्ड विद है। आपको बताना है इसके लिए इंप्रूवमेंट क्या होगी। द एनिमल रिजेंबल्ड विद ए कैट, रिजेंबल्ड बाय, रिजेंबल्ड टू, रिजेंबल्ड या नो इंप्रूवमेंट, बताइए क्या होगा। द एनिमल रिजेंबल्ड विद ए कैट, एनिमल जो कैट के जैसा दिख रहा था, तो ऑब्वियसली क्या होगा? रिजेंबल्ड। रिजेंबल्ड टू नहीं। अगर आप किसी पर्सन को कहते हो ना कि तू किसी के जैसा दिखता है, तो वो रिजेंबल्स टू होगा। पर अगर आपको ऑलरेडी पता है कि वो एनिमल कैट जैसे ही था, तो वो रिजेंबल्ड अ कैट आएगा। मतलब वो कैट की इमिटेशन थी, उसकी कॉपी लग रहा था। जो करेक्ट आंसर बनेगा वो थर्ड ऑप्शन है। चलिए आगे देखें, हमारे पास अब 23rd में क्या? वन वर्ड आपको बताना है, मॉरल दैट गवर्न वंस बिहेवियर। मतलब वो मॉरल्स जिसके बेसिस पर एक पर्सन अपना बिहेवियर रखता है, क्या होंगे वो? इंट्यूजन्स, साइकोलॉजी, एटीट्यूड या एथिक्स। एक पर्सन जो कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है, तो वो कैसा होगा? जिसके हाई मॉरल्स होते हैं, मॉरल ग्राउंड उसका काफ़ी स्ट्रांग है, तो वो क्या होगा? वो उसके एथिक्स होते हैं। एथिक्स होते हैं उसके किसी सिचुएशन को डील करने का तरीका। तो एथिक्स ही वो चीज़ें होती हैं, एथिक्स ही वो मॉरल्स होते हैं जिससे एक का बिहेवियर गवर्न होता है, जिससे वो अपने बिहेवियर को कंटिन्यू रखता है। इंट्यूजन्स तो वो अंदाजे होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, आपको फील होती हैं कि ऐसा हो सकता है। साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी ही आपको पता ही है, स्टडी ऑफ माइंड। एटीट्यूड, एटीट्यूड तो आपका एटीट्यूड ही है। ये तीनों नहीं होंगे, करेक्ट आंसर क्या बनेगा? एथिक्स, वही इसका करेक्ट आंसर है। चलो आगे देखिए, हमारे पास 24th में गए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। फाइनली आपके पास एक गैप फिलिंग आया है। शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। उसने रेस्टोरेंट पे बिल पे करने के लिए ऊपर रिक्वेस्ट की, इंसिस्ट किया, ऑफर किया, सजेस्ट किया, क्या होगा? रिक्वेस्ट के साथ टू आता है, इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, ऑफर के साथ टू आता है, सजेस्टेड के साथ भी क्या आता है? टू। यहाँ पर आपको ऑन गिवन है, उसने जोर किया था कि वो बिल पे करेगी, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इंसिस्टेड ऑन, और यही इसका करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल सा था। और आज इस सेशन में जो आज का लास्ट सेंटेंस है वो क्या है? बताना है कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है। और देखो आपको क्या क्या दिख रहा है, ये सरस्वती नेम है, इसको छोड़ दो। कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, याद रखना इसमें ग्रामेटिकल एरर है। द सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री, बताइए क्या होगा? ये मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, जब भी वन ऑफ द का केस आता है तो क्या लगता है? वन ऑफ द के केस में क्या होता है? जो नाउन होता है वो कैसी फॉर्म में आता है? प्लूरल। तो ऑब्वियसली आपको मिस्टेक दिख गई होगी, कॉलेज है, कॉलेज नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आएगा? कॉलेजेस। कि जो सरस्वती कॉलेज है, उसने अपनी रेपुटेशन ऐसे बना रखी है कि वो कंट्री के कुछ जो सबसे बेस्ट कॉलेजेस है ना, उनमें से ही वो एक है। जिसकी जो मिस्टेक है वो फोर्थ पार्ट में है, करेक्शन के फॉर्म में कॉलेजेस आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर था, और आज के सेशन के लिए आपका लास्ट सेंटेंस था। आई होप आपको आज के सेशन में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। आई गेस एक छोटा सेशन था, इसमें हमने आज बहुत जल्दी कर लिए हैं। तो मुझे कमेंट से बताना आपके कितने करेक्ट आए आउट ऑफ 25, और आप पर सेंटेंस या पर क्वेश्चन कितना टाइम इन्वेस्ट कर दें ऑन एन एवरेज। प्रैक्टिस सीरीज करते रहिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको डेली क्विजेस मिलते हैं, वहाँ पर भी प्रैक्टिस करते रहिए। इससे आपकी इंप्रूवमेंट ही आपको शो होगी कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हो, आपकी नॉलेज चेक होगी। तो अब मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। मैं आप पेपर लेके आऊँगा शायद 5th का, देखेंगे कौन सी डेट का बनता है, वो करेंगे फिर हम नेक्स्ट शिफ्ट में, मतलब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जितना हो सके खुद से प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट करते रहिए। टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर ले, वहाँ पे हम वेरियस क्विजेस को होस्ट करते रहते हैं, लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगा। तब तक के लिए जितना हो सके खुद से प्रैक्टिस करो, और मैं तो हूँ ही आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो जो भी डाउट्स होंगे मुझे कमेंट्स में बता देना, कमेंट्स में भी बताना आपके कितने करेक्ट थे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय फॉर नाउ।